नमस्कार। अभी जो हम सीरीज़ कर रहे हैं भारत का इतिहास 1757 से 1857, उसके संदर्भ में आज जो लेक्चर हम करेंगे वो है साम्राज्यिक विचारधाराएं। हम ये देखते हैं कि जब ब्रिटिश भारत में आए और ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपने पैर जमाए, तो जिस प्रकार की जो विचारधाराएं हैं उनका प्रयोग उन्होंने अपने आप को यहाँ पर स्थापित करने के लिए किया, जिसमें उन्होंने ये समझाने की कोशिश की कि वे भारतीयों से, एशियाइयों से, अफ्रीकन से, इन सब से किस प्रकार श्रेष्ठ हैं। तो उनकी ये धारणा या उनके ये जो विचार हैं वो उनकी नीतियों में भी दिखाई देते हैं, और उन्होंने हर तरीके से ये कोशिश की जिससे भारतीयों को ये समझा सकें कि भारतीय लोग जो हैं वो उनसे निम्न हैं और वे भारतीयों से हर दृष्टिकोण से किसी किस्म से बहुत ऊंचे हैं। और उन्होंने इसीलिए अंग्रेजी भाषा जो कि भारत में उन्होंने लागू की, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय अंग्रेजी भाषा को जब सीखेंगे तो उनकी संस्कृति भी अंग्रेज़ों के मुताबिक हो जाएगी। तो साम्राज्यिक विचारधारा के संदर्भ में जब हम देखते हैं तो चाहे वो प्राच्यवाद हो जिसे ओरिएंटलिज्म कहा जाता है, या इवेंजेलिकलिज्म जिसे इंजिलवाद कहा जाता है, या यूटिलिटेरियनिज्म उपयोगितावाद, तो इस तरीके के जो वाद हैं, अलग अलग वाद हैं जिन्हें हम भारत में देखते हैं, लेकिन ये सारी जो बातें हैं वो ब्रिटिश विचारधाराओं के संदर्भ में थीं। और उन ब्रिटिश विचारधाराओं को उन्होंने भारत पर किस प्रकार से लागू करने की कोशिश की थी। जो गवर्नर जनरल्स भारत में थे वो उस समय की विचारधाराओं से प्रभावित थे, और उससे प्रभावित होकर उन्होंने बहुत सारे ऐसे नियम, कायदे, कानून भारत के संदर्भ में बनाए जो कि उन विचारधाराओं से प्रेरित थे। अंग्रेज हमेशा ये दिखाने की कोशिश करते थे कि श्वेत लोगों का जो बोझ है, जिसे वाइट मैन्स बर्डन, जिसे रुडयार्ड किपलिंग ने कहा है, तो ये जो वाइट मैन्स बर्डन है या श्वेत लोगों का जो बोझ है, वो जो भी अफ्रीकी और एशियाई समाज है जिसमें भारत इनकी सबसे बड़ी एक उपनिवेश के रूप में था, तो उन्हें किस प्रकार से सभ्य बनाना है। तो ये जो सभ्यता की जो बात थी जिसमें उन्होंने स्वयं को बहुत ज़्यादा सभ्य माना, और बाकी जो विश्व के लोग थे जो कि एशिया और अफ्रीका में थे उन्होंने उन्हें असभ्य कहा, बर्बर कहा। तो ये विचारधारा, उनकी सब विचारधाराएं जो हम उस समय के ब्रिटिश समाज में देखते हैं, वो सारी विचारधाराएं इसी बात की ओर इंगित करती हैं। साथ ही साथ वो यह भी दिखाना चाहती हैं कि किस तरीके की तकनीक या तरीके अपनाकर वो भारत के अंदर अपना प्रभुत्व साबित कर सकते हैं। अगर हम ग्रंथ सूची संदर्भों के संदर्भ में देखें तो थॉमस मेटकाफ की आइडियोलॉजीज ऑफ द राज, शेखर बंदोपाध्याय की पलासी से विभाजन तक, आधुनिक भारत का इतिहास, एनसीईआरटी और इग्नू की जो सामग्री है, और एडवर्ड सैयद की ओरिएंटलिज्म। तो ये जो कुछ पुस्तकें हैं जो हमें विचारधाराओं के संबंध में जानकारी देती हैं, जिसमें थॉमस मेटकाफ की आइडियोलॉजीज ऑफ द राज जो पुस्तक है वह हमें उस समय से संबंधित विभिन्न प्रकार की विचारधाराओं के बारे में जानकारी देती है और किस प्रकार से उन्होंने इस विचारधारा को भारत में लागू करने की कोशिश की। जब हम ब्रिटिश साम्राज्य के बारे में बात करते हैं, उनकी किस प्रकार से ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने साम्राज्य को धीरे धीरे बढ़ाया, और ब्रिटिश में किस प्रकार से श्रेष्ठता की जो भावना है वो कूट कूट कर भरी हुई थी, क्योंकि वो कहते थे कि वो सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ हैं। और उन्होंने नस्लवाद का इसमें प्रयोग किया जहाँ पर बाकी नस्ल के लोग उनसे श्रेष्ठ नहीं थे। उनकी मानसिकता भी इसमें देखने को मिलती हैं, उनकी जो रुचियाँ हैं जिसमें उन्होंने ऐसा एक तरीके का विचार जो है उसे उजागर करने की कोशिश की जिसमें उनकी श्रेष्ठता साबित हो। और छल कपट जो कि हम देखते हैं कि किस प्रकार से ब्रिटिश ने समय समय पर भारत में रहकर छल कपट का प्रयोग किया, और ये सब जो बातें हैं ये विचारधारा की आड़ में उन्होंने किया। तो हम जब इस चीज़ को देखते हैं तो किस प्रकार से विचारधारा का जामा उन्होंने पहनाया, और उसमें उन्होंने ये कहा कि किस प्रकार से जो लोग भी श्वेत नहीं हैं वो सब उनसे श्रेष्ठ नहीं है। और यही जो चीज़ है उन्होंने पहले भी कोशिश की थी या ऐसा किया था आयरलैंड के संदर्भ में भी, और उन्होंने यह भी दिखाने की कोशिश की कि किस प्रकार से जो ब्रिटिश हैं उनकी मानसिकता बहुत उच्च श्रेणी की है,
साथ ही साथ उन्होंने ये भी दिखाने की कोशिश की कि जो बाकी लोग हैं, जो एशिया में रह रहे हैं, जो अफ्रीका में रह रहे हैं, स्पेशली जो भारत में लोग रह रहे हैं, वो लोग उनसे एकदम निम्न प्रकार के हैं। उनके अंदर किसी किस्म की भ्रष्टाचार की भावना है। और उन्होंने, अंग्रेज़ों ने यह भी दिखाने की कोशिश की कि किस प्रकार से जो जस्टिस का जो प्रश्न है, किस प्रकार से न्याय का जो प्रश्न है, वो उनके लिए महत्वपूर्ण है और वो चाहते हैं कि सब लोगों को न्याय मिले। जबकि जब उनकी नीतियों को हम देखते हैं तो उसमें ये सब बातें हमें कहीं भी देखने को नहीं मिलती। और अगर हम विभिन्न प्रकार के जो युद्ध उस समय हुए, चाहे वो पलासी का हो, चाहे वो बक्सर का हो, या बाद में और बहुत सारे युद्ध हैं जो उन्होंने मराठों से लड़े या टीपू सुल्तान से लड़े, हैदर अली से लड़े, मैसूर से जो उनके युद्ध हैं, उनमें हम ये देखते हैं कि जो छल कपट है उसका प्रयोग अंग्रेज़ों ने बहुत किया और विचारधारा की आड़ में उन्होंने अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने की कोशिश की। अगर हम देखें कि खुद को वो एक साम्राज्यिक व्यक्ति मानते थे और इस प्रकार के उनके विचार थे और वो दूसरों पर शासन करना चाहते थे, तो ये जो चीज़ें हैं वो केवल 18वीं शताब्दी में ही उनकी उत्पत्ति नहीं होती है। उससे पहले भी अगर हम देखें, उसकी पृष्ठभूमि को देखें, तो 16वीं शताब्दी की खोजों और विजयों से ये बातें जुड़ी हुई थी। और उन्होंने ये कहा कि किस प्रकार से जो आयरिश लोग थे वे बर्बर थे, असभ्य थे, और जब उन्हें ब्रिटिश उपस्थिति का लाभ हुआ तब जाकर उनमें ऐसा बदलाव आया जिससे जो आयरलैंड में जो लोग रह रहे थे उनमें सभ्यता आ सकी। तो उन्होंने चाहा कि आयरलैंड को किस प्रकार से वो अपने अधीन करें और वहाँ पर उन्होंने अपने बागानों की स्थापना की और उसे उचित भी ठहराया। तो जहाँ तक अंग्रेज़ों का प्रश्न है, अंग्रेज़ों का प्रश्न ऐसा था कि वे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा स्वयं के लिए करना चाहते थे और ऐसा भी उन्होंने समझा कि किस प्रकार से बर्बर राष्ट्रों में उन्हें निवास कर कर और सुधार करने की जिम्मेदारी अंग्रेज़ों के पास है। और ऐसे जो कथन हैं, ऐसे जो विचार हैं, सर थॉमस स्मिथ ने ये रखे और आयरलैंड की विजय के साथ ब्रिटिश नए रोमन बन गए जिन पर पिछड़े लोगों को सभ्य बनाने का आरोप लगाया गया। तो अगर हम इस तरीके से देखें कि जो ब्रिटिश थे वे नए रोमन बन गए, जिस प्रकार से जो रोमन थे उन्होंने अपने साम्राज्य को बहुत सारे क्षेत्र में स्थापित किया था, उसी प्रकार से ब्रिटिश ने भी अपने साम्राज्य को इतने सारे देशों में स्थापित किया। और जब हम इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से, चाहे हमने आयरलैंड की अभी बात की थी या फिर अमेरिका को उन्होंने किस तरीके से एक उपनिवेश के रूप में बनाया और बाद में भारत और अफ्रीका के बहुत सारे देशों को अपने अधीन उन्होंने किया, तो उनके पास में इन सब चीज़ों का सिर्फ एक ही तर्क था कि वहाँ पर रहकर उनमें सुधार करने की जिम्मेदारी जो थी वो अंग्रेज़ों के पास थी। और जो अंग्रेज़ थे वो किसी किस्म का अपना कर्तव्य या का निर्वाह कर रहे थे जब वो इस किस्म का सुधार वहाँ पर लेकर आना चाह रहे थे। जब हम देखते हैं कि बहुत सारे जो युद्ध उस समय हो रहे थे, उन युद्धों की वजह से जो देशभक्ति है उसकी भी उत्पत्ति होती है और देशभक्ति को समुद्र पार ब्रिटिश शक्ति के विस्तार से और अधिक बल मिलेगा, ऐसी बातें भी सोची गईं। और साम्राज्य के विकास के बारे में जब बात होती है, उसके विस्तार के बारे में जब बात होती है, तो ब्रिटिशपन या अंग्रेजियत के बारे में भी बात होती है कि किस प्रकार से जो ब्रिटिशपन है या अंग्रेजियत है वो महत्वपूर्ण एक चीज़ है। और जब वो प्रबुद्धता के आदर्शों के प्रभाव में अंग्रेज़ों ने आधुनिक और सभ्य लोगों के रूप में अपनी शुद्धता की घोषणा की, उसमें ये बातें महत्वपूर्ण इसलिए भी थी क्योंकि अंग्रेज बहुत सारे जो देश हैं वहाँ जाकर व्यापार कर रहे थे। व्यापार करने के साथ ही साथ वो वहाँ पर अपने प्रभुत्व को भी वहाँ जमा रहे थे। और ईस्ट इंडिया कंपनी के इतिहास को जब हम देखते हैं तो हम पाते हैं कि किस प्रकार से ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि एक व्यापारिक कंपनी के रूप में थी, और धीरे धीरे उसने अपना विस्तार इस प्रकार से किया कि वो एक राजनीतिक शक्ति के रूप में भारत में उभरी। और जब
हम कहते हैं कि हम प्रबुद्ध हैं या आधुनिक हैं या प्रगतिशील हैं, तो हमें दूसरे को जंगली या शातिर आदिम या पिछड़ा भी दिखाना होगा, तभी इस तरीके का जो तुलनात्मक पक्ष है वह हमें दिख पाएगा। तो इस तरीके का परिवर्तन या दोहरेपन का निर्माण जो है वो उनकी एक योजना का अंग था। वे चाहते थे कि किस प्रकार से इस प्रकार के दोहरेपन को, कि जहाँ पर वे स्वयं को श्रेष्ठ और बाकी लोगों को निम्न मानते हैं, वो दूसरे लोग भी इस बात को मानने लगें। और जब ये बात वे दूसरे लोगों में स्थापित कर देंगे तो उनके लिए ये बहुत सरल हो जाएगा कि वो उन पर अपने शासन को चला पाए। तो उसके लिए वो ऐसा करते हैं कि अंग्रेजी भाषा का प्रयोग वो भारत में करते हैं और ये बताना भी चाहते हैं कि किस तरीके से जो भारतीय लोग हैं, चाहे वो उनकी रुचियां हों, चाहे उनके विचार हों, चाहे उनकी नैतिकता हो या उनकी प्रबुद्धता हो, उन सब में वो अंग्रेज़ों से कम है। वो केवल और केवल उनका जो भारतीय हैं वो केवल अपने खून में या अपने कलर में ही वो भारतीय रहेंगे। जिस प्रकार का जो उनका वर्ण है, उनका रंग है, उसमें वो भारतीय रहेंगे, लेकिन इन सब चीज़ों में वो बिल्कुल भी भारतीय नहीं रहेंगे, चाहे वो उनकी रुचियां हों, चाहे उनकी नैतिकता हो, चाहे उनकी प्रबुद्धता हो या उनके विचार हों। तो इन सब चीज़ों के बारे में अंग्रेज़ों के ऐसे विचार थे, जैसा कि हम देखते हैं कि उन्होंने अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया, अंग्रेजी भाषा जो है वो भारत में स्थापित की। और मैकॉले, जैसे कि मैकॉले की जो पद्धति जो शिक्षा के संबंध में थी, उसमें भी किस प्रकार से अंग्रेजी भाषा पर जोर दिया गया। और जब हम 18वीं शताब्दी के बारे में बात करते हैं तो ब्रिटेन ने अंग्रेजी, स्कॉट्स और वेल्श को एक समुदाय में शामिल करके खुद को एक अभिन्न राष्ट्र के रूप में देखना शुरू किया, जिसे दूसरों से ब्रिटिश के रूप में अलग रखा गया था। तो जो ब्रिटिशपन की बात की गई, जिसमें ये कहा गया कि उनकी जो विचार है, उनका जो तर्क है, उनकी जो शक्ति है, वो उन लोगों से भिन्न है और उनका जो उनकी समझ है वो समझ उन लोगों से कहीं ऊंची है जो उनके उपनिवेश के रूप में है। और इसी तरीके की निरंकुशता, तानाशाही शासन के संबंध में उन्होंने दिखाने की कोशिश भी की, जिसमें उसमें उन्होंने कहा कि जो उनकी एक जो साम्राज्यिक शक्ति है, जैसे कि एक दास पर स्वामी की होती है। और 18वीं शताब्दी के संदर्भ में जब बात करते हैं तो यूरोपीय लोगों ने तर्क दिया कि निरंकुशवाद ने ओरिएंटल राज्यों को संगठित करने के तरीके का वर्णन किया। तो जब हम बात करते हैं ओरिएंटलिज्म की, जिसमें ओरिएंटलिज्म डेस्पोटिज्म, तो ओरिएंटल डेस्पोटिज्म का मतलब है प्राच्यवाद के संदर्भ में जो निरंकुशता है। तो उन्होंने कहा कि जो प्राच्य जो राज्य हैं, राष्ट्र हैं, उनके अंदर ऐसी निरंकुशता है जैसा कि मुगल डेस्पोटिज्म के बारे में उन्होंने कहा कि मुगलों में जिस तरीके की निरंकुशता थी, ऐसी निरंकुशता प्राच्य के राज्यों में या राष्ट्रों में है। और साथ में उन्होंने ये भी बताने की कोशिश की कि इस प्रकार की निरंकुशता की वजह से एशियाई देशों में कोई भी कानून नहीं था और वहाँ के लोगों को किसी किस्म के कोई अधिकार भी नहीं थे, और जो शासक था वो सबसे महत्वपूर्ण था और उसके पास ही सारे अधिकार थे। तो भारत के संदर्भ में ब्रिटिश जो शासन के लोग थे, जो उनसे संबंधित थे या जिन लोगों ने उस समय के बारे में लिखा, तो ब्रिटिश लेखन ने निरंकुशता की अवधारणा को उस समय में एक नया रूप दिया। अब जब हम देखते हैं कि भारत के पहले के इतिहास की तुलना उस कानून और व्यवस्था से करने का एक तरीका था जिसे अंग्रेज़ों ने अपने साथ लाने की कल्पना की थी। तो जब अंग्रेज़ इस बारे में बात करते हैं तो उन्होंने ये कहा कि भारत में जो लोग थे वो निरंकुश शासन के तले दबे हुए थे, और जो निरंकुश शासन था वो ओरिएंटल डेस्पोटिज्म या प्राच्य निरंकुशता थी। और ये प्राच्य निरंकुशता मुगलों की निरंकुशता थी, और अब उस मुगलों की निरंकुशता से जो अंग्रेज हैं वो भारत को निजात दिलाएंगे अपने उस कानून और व्यवस्था के द्वारा जो वो भारत में स्थापित करेंगे।
और जब हम विचारधाराओं के बारे में बात करते हैं तो हम देखते हैं कि एडवर्ड सईद ने कहा कि प्राच्यवाद यूरोपीय लोगों की शक्ति के माध्यम से ऊपर से दिया गया ज्ञान था। तो इसके मायने ये हैं कि अगर हम ओरिएंटलिज्म या प्राच्यवाद को समझें तो जो यूरोपीय लोग थे उनकी जो शक्ति थी, उस शक्ति से वो दूसरे जो नीचे के तबके के लोग थे उनके ऊपर अपने प्रभुत्व को जमाना चाहते थे, जिससे कि जो नीचे के तबके के लोग हैं वो उनके प्रभुत्व के नीचे रहें। और ऐसे कई और भी इतिहासकार हैं जिन्होंने इस संदर्भ में बात की है, जिसमें यूजीन निर्स्चिक और अन्य लोगों ने तर्क दिया है कि संवाद की एक प्रक्रिया के माध्यम से तैयार किया गया था, जिसमें औपनिवेशिक अधिकारियों, भारतीय टिप्पणीकारों और मूल मुखबिरों से एक सहयोगात्मक बौद्धिक अभ्यास में भाग लिया गया था। तो हम ये भी पाते हैं कि किस प्रकार से जो भारतीय लोग थे, चाहे वो अधिकारी हों या टिप्पणीकार हों, जिन्हें उस भाषा की समझ थी, और उन लोगों ने जो अंग्रेज़ थे उनको यह बताने की कोशिश की कि भारतीय जो राज्य या राष्ट्र है वो किस प्रकार से जिस पर शासन किया जा सकता है। तो उन्होंने ये जो वाद संवाद है वो भारतीयों से स्थापित किया, और भारतीय जो ग्रंथ हैं उनको इस तरीके से पढ़ा, देखा या उसका अनुवाद करने की कोशिश की, जिससे कि जो भारत में जो ICS या सिविल सर्विसेज से संबंधित जो लोग थे, जो भारत में शासन के लिए आ रहे थे, उन्हें भारत के बारे में बताया जा सके, समझाया जा सके, और उन्हें ये कहा जा सके कि भारत में आकर उन्हें किस प्रकार से शासन करना है। और इसके लिए उन्होंने कॉलेज की स्थापना भी की, और वो कॉलेज जो है, उस कॉलेज में जो ICS अधिकारी हैं उन्हें शिक्षा दी जाती थी कि भारतीय समाज में उन्हें किस प्रकार से आचार विचार व्यवहार करना है। तो जब हम प्रारंभिक चरण के बारे में बात करते हैं प्राच्यवाद के, तो हम ये पाते हैं कि व्यवहार में जो प्राच्यवाद को वॉरेन हेस्टिंग्स के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार की नीतियों के संदर्भ में भी देखा जा सकता है। और इस परंपरा का मूल सिद्धांत यह था कि विजित लोगों पर उनके स्वयं के कानूनों द्वारा शासन किया जाना था। ब्रिटिश शासन को भारतीय मुहावरे में खुद को वैध बनाना था। तो जब हम प्राच्यवाद के बारे में बात करते हैं तो मूल सिद्धांत या विचार तो यह था कि उनके स्वयं के कानून जो हैं भारतीयों के, उनके द्वारा उन पर शासन किया जाना था। लेकिन धीरे धीरे हम ये देखते हैं कि जो ब्रिटिश शासन था उसने भारतीय मुहावरे में खुद को वैध एक तरीके से बनाना था, क्योंकि बहुत सारे जो नियम कायदे कानून भारत में जो उस समय लगाए गए, उनकी जो विचार थे, उसके संबंध में जो विचारधाराएं थी, वो सब ब्रिटेन से आई थी, और तभी ये परिवर्तन किए गए थे। एक और जो बात महत्वपूर्ण है इसके संदर्भ में वह है विपरीत संस्कृतिकरण। इसके लिए भारतीय समाज के बारे में ज्ञान उत्पन्न करने की आवश्यकता थी, और गौरी विश्वनाथन ने इसे विपरीत संस्करण के संदर्भ में कहा है। जब हम बात करते हैं विपरीत संस्करण के संदर्भ में, तो हम उसको इस तरीके से देखते हैं कि किस प्रकार से जो भारतीय लोग थे उन्होंने अंग्रेजी भाषा और अंग्रेजी रहन सहन के तरीके सीखे, और उससे वो प्रभावित हुए। और बहुत सारे इसमें यूरोप के शासकों को अगर हम देखें तो अधिक कुशल प्रशासन के लिए उन्हें अधीन समाज में शामिल करने के उद्देश्य से भूमि के रीति रिवाजों और कानूनों की जानकारी दी। और इसी संदर्भ में जब हम भारत के बारे में बात करते हैं तो भारतीय भाषाओं और परंपराओं में सिविल सेवकों को प्रशिक्षित करने के लिए कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई, जिसका जिक्र मैंने अभी किया भी था कि किस प्रकार से एक कॉलेज जो कि फोर्ट विलियम्स कॉलेज था, जिसकी स्थापना 1800 में की गई, जिससे ज़्यादा सिविल सर्विस में जो लोग हैं, जो अंग्रेज अधिकारी हैं, उन्हें भारत में ट्रेनिंग दी जा सके, उन्हें बताया जा सके कि भारतीय समाज में उन्हें किस प्रकार से अपनी नीतियों का क्रियान्वयन करना है, और भारतीय समाज के बारे में जो उनकी चेतना है उसको जगा के रखना है। और अगर हम बात करें प्राच्यवाद के संदर्भ में ही, तो लेकिन यदि प्राच्यवादी
प्रवचन शुरू में प्राचीन भारतीय परंपराओं के प्रति सम्मान पर अगर आधारित था, तो इसमें विषय समाज के बारे में एक ज्ञान उत्पन्न किया, जिसे अंततः शासन की नीति के रूप में प्राच्यवाद की अस्वीकृति के लिए जमीन तैयार की। तो हम जब देखते हैं कि जो प्राच्यवादी विचार हैं, प्रवचन हैं, उन विचारों के संबंध में कुछ अंग्रेज अधिकारियों ने यह भी कहा कि जो भारत के जो सांस्कृतिक विचार हैं वो बाकी जो सांस्कृतिक विचार यूरोप में प्रचलित हैं उनसे भिन्न हैं, वो उनसे निम्न नहीं है बल्कि वो उनसे भिन्न है। और जब आपस में जब पूर्व और पश्चिम दोनों क्षेत्रों के लोग आपस में मिले तो उन्होंने एक नए ज्ञान भी निकल कर आया, और बाद में उन्होंने इस ज्ञान के बारे में जिसे उन्होंने समझा था एक शासन की नीति के रूप में प्रयोग करने की कोशिश की। और हम ये देखते हैं कि बहुत सारे जो प्राचीन भारत के जो विद्वान थे उन्होंने प्राचीन गौरव पर काफ़ी प्रकाश भी डाला था। और लेकिन अब आर्य सभ्यता के बाद के पतन पर जोर भी दिया। तो अंग्रेज़ों ने ये बताने की कोशिश की थी कि आर्य सभ्यता जो है वो यूरोप से आई थी, यूरेशिया से आई थी, और जो यहाँ पर जो लोग थे, जो आर्य थे, वो जिन्होंने आकर आर्य सभ्यता भारत में स्थापित की, वह भारत की स्थानीय सभ्यता के संदर्भ में नहीं देखी जा सकती, क्योंकि जो आर्य थे वो भारतीय नहीं थे। और ये वाली जो बात है इसको बहुत अलग अलग तरीके से नकारा गया है। इस प्रकार के कोई भी साक्ष्य जो है वो ऐसे मौजूद नहीं है कि जो आर्यन थे वो यूरोप या यूरेशिया से आए थे। और इसको अलग अलग जो सिद्धांत हैं उन्होंने अपने अपने तरीके से इस बात को नकारा है कि जो आर्य थे वो भारत के स्थानीय निवासी ही थे। लेकिन अंग्रेज़ों ने इसका प्रयोग इसलिए भी किया जिससे कि वे साबित कर सकें कि भारत में जो कुछ भी प्राचीन समय में अच्छा हुआ है उसमें भी अंग्रेज़ों का या जो पश्चिमी लोग हैं उनका किसी किस्म का हाथ था। इसने अधिनायकवादी शासन को वैध बना दिया, क्योंकि भारत को अपनी ही रचना की दुर्दशा से बचाने और यूरोप द्वारा हासिल की गई प्रगति की वांछित स्थिति तक ले जाने की ज़रूरत थी। तो हम ये पाते हैं कि इस प्रकार के जो विचार हैं जिसमें अधिनायकवादी शासन को वैध बनाना, क्योंकि भारत की स्थिति को उन्होंने इस तरीके से उसकी आलोचना की कि भारत की जो दुर्दशा है वो हो चुकी है, और जिस प्रकार से जो यूरोप है उसकी जो प्रगति हुई है उसी तरीके की जो प्रगति है वो भारत के समाज में भी लेकर आनी है। और वो तभी संभव होगी जब अंग्रेज उसमें अपनी भूमिका निभाएंगे। और ऐसे कई सारे जो उस समय के ब्रिटिश लोग थे जो भारत में थे, जिसमें वॉरेन हेस्टिंग्स भी थे, उन्होंने प्राच्य विद्या को संरक्षण दिया और भारत में ब्रिटिश प्राच्यविदों के काम के विकास का मार्ग भी तैयार किया। वॉरेन हेस्टिंग्स ने चार्ल्स विल्किंस द्वारा भगवद गीता के पहले अंग्रेजी अनुवाद की प्रस्तावना भी लिखी, और विलियम जोन्स ने संस्कृत, ग्रीक और लैटिन के बीच भाषाई संबंध स्थापित किया। ये सभी इंडो यूरोपीय भाषाओं के समूह से संबंधित हैं। तो हम देखते हैं कि कई सारे लोग जो भारत में ब्रिटेन से आए उन्होंने इस तरीके की चीज़ें की जिससे जो भारत के संदर्भ में जो ग्रंथ हैं या उस समय के संबंधित जो संस्कृतियां हैं उनको बढ़ने का मौका मिले। और विलियम जोन्स ने एशिया के इतिहास, नागरिक और प्राकृतिक पुराशेषों, कला, विज्ञान और साहित्य की जांच करने के उद्देश्य से 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना भी की। और कलकत्ता मदरसा 1781 और बनारस में संस्कृत कॉलेज का उद्देश्य भारतीय भाषाओं और शास्त्रों के अध्ययन को बढ़ावा देना था। तो हम ये पाते हैं कि जो बहुत सारे अंग्रेज जो भारत में उस समय आए, जिसमें विलियम जोन्स के बारे में हमने बात की कि किस प्रकार से जो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल जिसकी स्थापना की गई थी, जिसमें बहुत सारे भारतीय ग्रंथों का अनुवाद किया जाना था, या ऐसे कई सारे जो लेख हैं वो लिखे जाने थे जो कि शोध पर आधारित थे, और कई सारे पुराने ग्रंथों को भी शोध कर नई तरीके से लिखा जा सकता था।
साथ ही साथ जो कलकत्ता मदरसा जो 1781 में बना, या बनारस में संस्कृत कॉलेज, उन सब का भी उद्देश्य ये था कि किस प्रकार से भारतीय भाषाओं और शास्त्रों के अध्ययन को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। वॉरेन हेस्टिंग्स के बाद में जो आए गवर्नर जनरल कॉर्नवालिस ने भी अंग्रेजी भाषा का अधिकाधिक प्रयोग किया और कहा कि अधिकाधिक अंग्रेजीकरण भारत का किया जाना चाहिए, और भारतीय चरित्र, योग्यता और निष्ठा के बारे में वे निम्न राय रखते थे, वे उन्हें भ्रष्ट भी मानते थे। प्रशासन एवं सेना में उच्च पदों पर भारतीयों को जाने की अनुमति नहीं थी कि भारतीय इन उच्च पदों पर जा सकें। और हम ये देखते हैं कि जो भी इस समय गवर्नर जनरल आए, उन सभी गवर्नर जनरलों के विचार इस प्रकार के थे कि भारत में वे अपने प्रभुत्व को बनाकर रख सकें, और ऐसे कई सारी नीतियों का प्रयोग उन्होंने समय समय पर किया, जिसमें वे इस तरीके की बात करेंगे कि अपने जो विचार हैं उन विचारों को भारत में रखकर अपने जो प्रभुत्व है वो उसको स्थापित कर सकें। तो जो भी साम्राज्यिक विचारधाराएं थीं, उनका मूल्य उद्देश्य यह था कि किस प्रकार से भारत में अंग्रेज़ों का जो स्थायित्व है वह बना रहे, भारत में अंग्रेज जो है वो शासन कर सकें, और साथ ही साथ वो अपने जो देश है उसको फ़ायदा पहुंचा सकें। इसके बारे में हम और विचारधाराओं के बारे में अगले लेक्चर में बात करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।